ओके, तो हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस एनालाइज कर रहे थे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का ये मतलब था ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट कितने परसेंटेज में। तो उसमें एक लीबिक्स मेथड था। तो लीबिक्स मेथड का मतलब था कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज, और एक था केरियस मेथड जिसमें हाइड्रोजन। बस आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा, हाइड्रोजन स्टोर से, ये सब आपको बता दिया गया। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज निकालते हैं केरियस से। बाकी फास्फोरस का कोई नाम नहीं था। फास्फोरस का परसेंटेज निकालते हैं Mg2O7। ये आपने पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा डुमास मेथड। डुमास मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसका जो फॉर्मूला ड्राइव हो आपको, तो उस फॉर्मूले में आपको ये बताया गया कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का तरीका VmL/8W। अब V यहाँ पर @STP होगा। अगर वॉल्यूम STP पर नहीं होगा तो हम T1V1/T1, T2V2/T2 और इसको STP पे मानकर हम यहाँ से V2 निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में नई बात ये भी थी कि अगर हो सकता है एक्वस टेंशन दे दे, तो मेरा मकसद है ड्राई गैस का प्रेशर निकालना। अगर एक्वस टेंशन दे दे तो हम समझ जाएंगे वो मॉइस्ट गैस है, तो हम टोटल में से एक्वस टेंशन को घटाकर हम प्रेशर निकालेंगे। यहाँ तक हो गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, जेल्डॉल्स मेथड। जेल्डॉल्स मेथड, ठीक है। तो पॉइंट ये लिखिएगा, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द estimation of नाइट्रोजन। ये भी नाइट्रोजन के लिए होता है। तो नाइट्रोजन के लिए दो मेथड हो गया, डुमास और जेल्डॉल्स। नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, समझा कि नहीं? तो पहली बात तो यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नाइट्रोजन के परसेंटेज निकालना क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन सा मेथड है, तो डुमास और जेल्डॉल्स। लेकिन जेल्डॉल्स हर नाइट्रोजन के निकालने के लिए, हर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के लिए वैलिड नहीं है। यही क्वेश्चन हर साल आता है। जनरली जेल्डॉल्स, वो हम बताएंगे कि ये किस पर। डुमास मेथड हर उस कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिसमें नाइट्रोजन हो, लेकिन जेल्डॉल्स मेथड हर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के लिए वैलिड नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इसमें जेल्डॉल मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हम आपको पढ़ाएंगे, पहले तो समझ लें। अब देखिए इसके फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करेंगे, तो पहले गौर से सुनना है। इसमें बेसिकली करते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन is heated with concentrated H2SO4। बस ये लाइन पहले याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। तो आपको मालूम है क्या बनेगा, NH4 फिर से ध्यान देते रहिएगा। और इसको फिर NH के साथ, ये बेसिक मीडियम में होता है, तो अब NH के साथ इसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो NO2SO4 +2 अमोनिया +2 वाटर। बस ध्यान दीजिए अच्छे से। एक तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, दूसरा है कि इसमें अमोनिया गैस इवॉल्व, अमोनिया से निकालें। डुमास मेथड में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकलेगी,
वहां N2, वहां कौन सी गैस इवॉल्व हुई थी? N2। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये सिर्फ नहीं कि हम परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखें, आपको ये भी याद रखना है कि जिल्डॉन्स मेथड में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज निकाली जाती है तो उसमें नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो आपको याद रखना है अमोनिया। अब आइए, तो पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड H2SO4 के साथ हिट करेंगे, NH4 होगा, NH डालेंगे, NH3 बनेगा। अब क्या करते हैं, द अमोनिया, और से सुनिएगा, द अमोनिया गैस इवॉल्व इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब न्यूट्रलाइज, मैं लिख भी देता हूं, न्यूट्रलाइज इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब, आप लैब में क्या होगा, नोन कंसंट्रेशन। आप लैब में देखा होगा बॉटल में लिखा रहता है, उसके ऊपर नॉर्मेलिटी और मोलारिटी लिखी रहती है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, जो अमोनिया बना उसमें आप H2SO4 डाल दीजिए, न्यूट्रलाइज। जब हमारा इतना कंसंट्रेशन मालूम है, देखिए अमोनिया H2SO4, ये क्या बनाएगा, NH4 अब गौर से सुनिए, इसकी कंसंट्रेशन मालूम, इसकी मदद से हम अमोनिया का मोल्स निकाल सकते हैं। अमोनिया का मोल्स निकलेगा तो नाइट्रोजन का मोल्स निकलेगा, फिर नाइट्रोजन का मोल्स निकलेगा तो उसको मास में कन्वर्ट करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके मास से डिवाइड करते हैं। तो यही याद रखना है कि द अमोनिया जो गैस, एक तो जिल्डॉन्स मेथड में नाइट्रोजन की परसेंटेज जो निकाली जाती है किस कंपाउंड से, जिसमें अमोनिया गैस। नंबर 1, अमोनिया गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर दो न्यूमेरिकल दे सकता है, इसमें भी दो तरह के न्यूमेरिकल साइन। यहाँ पर H2SO4 अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है, मोलारिटी मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो हम इसकी मदद से अमोनिया का निकाल सकते हैं मोल। अगर इसका 1 मोल होगा, समझा कि नहीं, तो यहाँ देख लीजिए अमोनिया डबल चाहिए, H2SO4 से रिएक्ट करने के लिए अमोनिया डबल चाहिए। तो इस मेथड से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पहले बताइए यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, यहाँ तक लिख लीजिए। तो पहली बात, जिल्डॉन्स मेथड जो है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज हम किस कंपाउंड से निकालते हैं, अमोनिया। डुमास मेथड में N2, याद रखिएगा, डुमास मेथड में N2, जिल्डॉन्स मेथड में अमोनिया। बोलिए वरुण, आस्था, सलमान, अच्छा समद भी आ जाए हैं। अरे वाह समद भाई, कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ आपको? समद भाई कुछ तो बोलिए। जी वरुण समझ में आया, आस्था, सब लोग बताइए, कोई आप, हाँ रिस्पॉन्स जल्दी करें। आस्था आप बताइए, और मामा, रजा अब्बास, चलिए अच्छी बात है, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसका फॉर्मूला, जैसे पिछले क्लास में हमने फॉर्मूला ड्राइव करके भी बताया था, तो आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल के जरिए मेन कंसेप्ट क्लियर होगा, इसकी परसेंटेज कैसे निकाले, तो ध्यान दीजिए। तो ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। मैंने अभी कहा कि ये जो अमोनिया है ये न्यूट्रलाइज होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से NH4 ठीक है। अब न्यूमेरिकल में दो बातें होंगी, और से सुनिएगा यहाँ से। H2SO4 आपने डाला तो H2SO4 ऐसा होगा कि वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब आप नाम सुना होगा
लिमिटिंग रिएजेंट। हो सकता है H2SO4 जितना है वो पूरी तरह खत्म हो जाए, एक तरीका ये होगा। दूसरा ये हो सकता है ये बहुत एक्सेस में डाल दे, तो एक्सेस में जो डाल देगा तो ये बच जाएगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा और जितना बचना होगा बचेगा। तो न्यूमेरिकल में दो तरह का क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें दो तरह का क्वेश्चन होगा, तो हम आपको समझाएंगे कैसे। पहले तो फार्मूला हम आपको बताएंगे कि जब एक्सेस रहेगा तो उस न्यूमेरिकल को कैसे करें। तो देखिए, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय W इंटू 100। अब गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, मैं लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख देता हूँ। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू, अब सुनिए अच्छे से, ये NV क्या है उस दिन भी बताया था, मिली इक्विवेलेंट। याद रखिएगा, वॉल्यूम मिलीलीटर नहीं होने चाहिए, कि जितना फार्मूला ड्राइव होकर आया है, मिली इक्विवेलेंट of H2SO4 required for the neutralization of ammonia divided by mass of organic compound। तो NV क्या है भाई, जिसका कंसंट्रेशन नोन है। तो लैंग्वेज के फॉर्म में भी याद रखिएगा कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, समझा कि नहीं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, समझा कि नहीं, अमोनिया। अब 100 नहीं लिखिएगा क्योंकि ये सब फार्मूला ड्राइव होके आया, 100 नहीं लिखिएगा क्योंकि फार्मूला ड्राइव में 100 सब कैंसिलेशन करके इतना फार्मूला आएगा। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन खुश। तो पहले बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया? जी, फार्मूला लिख लिया सारे लोगों ने। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या है, तो लैंग्वेज में भी याद रखिए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया। घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल से आएगा। चलिए, तो मैं 2 मिनट में रिवाइज कर दूं। जेल्डॉल्फ मेथड क्या है, तो नाइट्रोजन के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, इसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन के लिए कौन सा कंपाउंड बनता है, तो अमोनिया। डुमास भी नाइट्रोजन के लिए है लेकिन वहां N2 बनता है, समझा। तो इसमें क्या करते हैं, H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो NH4 2SO4 बनता है, फिर NaOH डालते हैं। ये सब मेथड वगैरह तो पूछेगा नहीं कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल करने तो आए नहीं। हाँ, ये न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर होगा। तो मैं 3-4 क्वेश्चन इस पर कराता हूँ, फिर इस मेथड की लिमिटेशन कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, जो इस साल भी जी मेंस में आया था। तो क्वेश्चन लिखिए, इन जेल्डॉल्स मेथड अमोनिया गैस इवॉल्व from 0.5 gram of organic compound is neutralized by 10 ml of 1 m H2SO4
calculate the percentage of nitrogen in organic compound. A option 28%, B option 56%, C option 14%, D option 42%. ये आपको निकालना है। फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। है 56% है। रजा अब्बास का ए आया। चंदी आस्था सब लोग हैं। समद कहा? बहुत अच्छा। समद बहुत अच्छे आदमी है आप ऐसे ही आइए। बहुत अच्छे आदमी है आप। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। वरुण तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया? देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बाई डब्ल्यू। तो देखो 1.4 नॉर्मेलिटी है, यहाँ मोलारिटी दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी सेकंड टू पढ़ाया था ना 2-3 क्लास पहले, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पर गलती नॉर्मेलिटी है तो 1/2। वॉल्यूम कितना है? 10 मिलीलीटर नहीं रहने दीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला ड्राइव होकर उसी तरह आया है। डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.5। समझा? डेसिमल डेसिमल कैंसिल। तो 14 इंटू 20/5 देखो 56%। अब यही सब क्वेश्चन पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं पहले वो सब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिस पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं 11th में। तो जेल्डॉन्स मेटर। वरुण जल्दी बताओ। आस्था, रजा अब्बास जिन्होंने आंसर 28 दिया था उनको गलती का एहसास हुआ। तो याद रखें नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी है तो मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे। और लैंग्वेज में भी याद रखो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या है? तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया। प्लीज लैंग्वेज पर भी ध्यान दोगे। NV क्या है? हाँ वरुण आपको समझ में आया? जल्दी बता। वरुण क्लियर है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। समझा? तो ये सब टॉपिक ऐसा है ना कि ज्यादा मेहनत भी नहीं करना, बस शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आपको मैंने पिछली क्लास से, ये दूसरी क्लास है, शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये सब याद रखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, जो पढ़िएगा वही आएगा। इसलिए आपको नंबर लाने से मतलब है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड according to Geldols method। according to Geldols method ये जरूर लिखेगा। दुमाग रहेगा तो दुमाग लिख देगा। द अमोनिया लिखना शुरू कीजिए। द अमोनिया गैस evolved is absorbed by 50 ml of 0.15 m H2SO4।
अब कह रहा है कि द आगे का लाइन, इसलिए मैंने क्या कहा था, दो तरह का क्वेश्चन बनेगा। द रेसिडुअल एसिड, रेसिडुअल का मतलब बचा खुचा, मतलब यहाँ H2SO4 ज्यादा डाल दिया गया। पिछले न्यूमेरिकल में H2SO4 जितना था मतलब वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब देखिए आगे की लैंग्वेज, द रेसिडुअल एसिड इज न्यूट्रलाइज। अब ये जो बच गया न्यूट्रलाइज, इसको फर्दर न्यूट्रलाइज किया गया बाई 60 ml ऑफ 0.5 NaOH। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझा कि नहीं? ए ऑप्शन वही पूरा मैं दे देता हूं, बी यहाँ पर 14%, सी यहाँ पर 42%, डी यहाँ पर 56%। आराम से आंसर दीजिए, मैं इस पर बहुत क्वेश्चन सभी कराऊंगा। तो देखिए दो तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है इस पर। इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया? कल ये वाला क्वेश्चन मैं खुद करके बताता हूँ। तलहा भी, अरे तलहा तुम बहुत लेट से आते हो यार, बिहारी हो क्या, लेट से आते हैं? समझ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ तुम। चलो हम ये नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं आ रहे थे, बताओ कैसे हो, तबीयत कैसी है, ये तो बता सकते हो। तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे हम, कुछ तो हाय हेलो तो करो यार। तुम्हारा चेहरा बहुत याद आता है मुझे, 12th वाला, कितने अच्छे थे तुम 12th में। तबीयत तो ठीक थी ना, रोजा वोजा रख रहे हो? चलिए चलिए ध्यान देंगे कि आप इसमें कैसे निकालेंगे। चलिए सारे लोग सुनिए अच्छे से प्लीज। इस न्यूमेरिकल में ओके ओके समझ, ठीक है, ओके ठीक है, सारे लोग, आस्था, वरुण, सारे लोग अच्छे से समझिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गिल्डॉल्फ मेथड में दो तरह का क्वेश्चन आएगा। एक में देखो यहीं तक का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा परसेंटेज, इसलिए दो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ये जो लास्ट स्टेप बताया गया था ना कि अमोनिया इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब या तो एक केस में ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा या एक केसेस में एक्सेस रिएजेंट होगा। तो ये जो बच गया ना, तो फर्दर उसको न्यूट्रलाइज किया गया NaOH। हमें क्या चाहिए, गौर से सुनिए, हमें चाहिए लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज है? मीली, और से सुनो, मीली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया। वो कैसे निकलेगा? तो इज इक्वल टू H2SO4 एक्सेस में है, उसको जो न्यूट्रलाइज किया NaOH, उस दोनों को घटा दो, मतलब N1V1 माइनस N2V2, मतलब एसिड का, एसिड एक्सेस में है और बेस का है। इससे जो बचेगा, तो जो बचेगा वही न्यूट्रलाइज होगा अमोनिया को। कि बाकी जो बचे हुए अमोनिया को, सॉरी, बाकी बचे हुए H2SO4 को जो NaOH न्यूट्रलाइज किया, जो NaOH न्यूट्रलाइज किया, हमें वो निकालना है। समझा कि नहीं? अब जो बचेगा तो यही है, आपको मेन चाहिए मीली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया। तो अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 50 इंटू 0.5 इंटू 2, याद रखिए यहाँ पर 2 इसलिए n फैक्टर,
माइनस 60 इंटू 0.5, तो ये आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 30, यानी 20 आ गया, 20 मिल। ये जो 20, देखो 50 टोटल था, उसमें 20 ही चाहिए अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो सर हम कैसे समझे, यहाँ तो यार लाइन लिखा हुआ एब्जॉर्ब बाय, नहीं, अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता तो ये पूरा का पूरा 50 का 50 न्यूट्रलाइज करता अमोनिया को, लेकिन क्योंकि आगे का लाइन इस बात को साबित कर रहा है कि यहाँ H2SO4 एक्सेस में है। मेरी बात समझ पा रहे ना सारे लोग, द रेसिडुअल एसिड इज न्यूट्रलाइज, और हमें चाहिए कौन वाला, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने वाला। तो हम क्या करेंगे, जो H2SO4 का है NaOH NBV इस्तेमाल कर लें। अब आएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, 1.4 इंटू N इंटू V, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और से सुनिएगा अच्छे से, दूसरी गलती यहाँ पर एक्सटेंस ये हो सकती है, देखिए 1.4, ये जो पूरा आया है वो 20 आया। यहाँ पर ये नहीं कि यही नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम की वैल्यू कर दीजिएगा, नहीं, ये पूरा देखिए, ये पूरा लाइन देखिए, एनबी क्या बताता था, मेल इक्विवेलेंट, कुछ आएगा 2 यहाँ देखिए ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हो चुका है, तो इसलिए लैंग्वेज ध्यान देना है। मेल इक्विवेलेंट तो 20 डिवाइडेड बाय 0.5, इसका भी परसेंटेज कितना आएगा, 56, डी ऑप्शन। चलिए अब आस्था, वरुण, समझ, सारे लोग बताइए कि दोनों लैंग्वेज में फर्क समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, पूरी तरह क्लियर है या नहीं, सच सच बोलिए। एक का आंसर सही आया था, डी सलाह का, जल्दी बताइए, सबको समझ में आया। वरुण जल्दी बोलिए, लैंग्वेज को समझिए अच्छे से। हाँ, कि रेसिडुअल एसिड इज न्यूट्रलाइज, हाँ, ये अगर नहीं देता तो हम ये सब करने की जरूरत नहीं थी, N1V1 यानी हम 50 लेते, लेकिन क्योंकि ये लिख दिया रेसिडुअल एसिड न्यूट्रलाइज बाय NaOH, हम समझ जाएंगे H2SO4 एक्सेस में है, हमें वो मेल इक्विवेलेंट चाहिए जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करे, दैट द रीजन ये बताया गया। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 gram of organic compound is estimated according to Geldols method. The ammonia gas evolved is neutralized by is neutralized by 100 ml of 1N H2SO4। याद रखिए नॉर्मलिटी दिया हुआ है। The residual acid is neutralized by 40 ml of N/2 NaOH। Calculate the percentage of nitrogen in organic compound। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे। आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है, ए ऑप्शन 20,
ए ऑप्शन 28%, बी ऑप्शन 14%, सी ऑप्शन 56%, डी ऑप्शन 42%। चलिए बना के दिखाइए तो सारे लोग, वेरी गुड। देखिए समद भाई का आंसर आ गया, माशाअल्लाह। सब लोग आंसर दें, अच्छे से समझ समझ के आंसर देंगे, गलती नहीं करेंगे। सबका आंसर आना चाहिए। रजाब उमामा का ए आया, रजाब बास का सी आया, रजाब बास का सी आया। वरुण जल्दी बनाइए, वरुण आस्था प्लीज आंसर तो दीजिए कुछ। देखिए तो ये भी उसी तरह है ना, आपको बस वही करना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, पहले हम क्या करेंगे, मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू NaVA कितना आपके पास, 100 into 1। यहाँ नॉर्मलिटी है, कोई कुछ नहीं करना है, माइनस इसलिए मैं हर तरह का दे रहा हूँ, 40 into हाफ। तो 100 माइनस कितना हो गया, 20, तो कितना हो गया बोलिए, 80। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो गया 1.4 into 80 डिवाइडेड बाई 4, तो 20 हो गया। तो ये 28%। सिंपल हिसाब है, फिर भी आप लोगों से नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं टिपिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी पर, अगर टफ क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा। पहले बताओ आस्था और क्या नाम है वरुण, सबको समझ में आ गया। रजाब, हाँ बताओ जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया, जल्दी बताएं। वरुण जी आपको आया, वेरी गुड वरुण, हाँ सर। लेकिन हाँ ठीक है ठीक है। अब आप आंसर देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दे सकता है इस पर, वो ये दे सकता है, ध्यान दें। तो ये एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, समझ बात आ रही है ना। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, द अमोनिया, जल्दी जल्दी लिखो, द अमोनिया गैस evolved from the treatment of 0.30 gram of an organic compound for the estimation of nitrogen passed in 100 ml of 0.1 m H2SO4.
the excess of acid required 20 ml of 0.5 m NaOH solution for complete neutralization। देखिए इसमें आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए पार्ट थायोयूरिया, बी पार्ट बेंजीन अमाइड तो आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, सी पार्ट यूरिया, डी पार्ट एसिड अमाइड, सारे में नाइट्रोजन है। तो आपको कहेगा कि कौन सा कंपाउंड है, तो ये आपको बताना है। तो पहला काम देखो, तुम लोग पहला काम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो सबसे पहले। प्लीज सारे लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालिए। थायोयूरिया का फार्मूला CH2N2OH होता है, यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है, एसिड अमाइड तो जानते ही हो CH3CONH2 होता है, बेंजीन अमाइड का फार्मूला ये होता है CONH2। अच्छा तुम लोग पहले परसेंटेज निकालो कितना आ रहा है ये पहले बताओ तो जल्दी से। नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आपको आएगा बताइए, 1.4 इंटू, हाँ वेरी गुड, 46.6%। ठीक है ये सही है। तो ये तो सबको आ ही गया होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने जो किया होगा 100 इंटू 0.1 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.3। तो देखो एक नया तरह का क्वेश्चन आया 46.6%। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि इन तमाम कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालो, जिससे मिलेगी वही आंसर आएगा। जैसे ये तो मोल कंसेप्ट में 11th में पढ़ो, जैसे तुम यूरिया को चेक करो, NH2CONH2, इसका मोलर मास होता है 60। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है, 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। इसको निकालोगे तो इसकी भी परसेंटेज 46.6 ही आएगी। तो याद रखो कि अगर अच्छा हाँ एक मिनट 28 क्यों देंगे थे, एक मिनट जब 2 नाइट्रोजन है तो हाँ तो 14 नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14। याद रखो नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास, वो गलती से हो गया 60 इंटू 100। तो अब आपको आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई 60। तो देखो ये भी एग्जैक्टली वही आएगा। ये तो 9th 11th में पढ़े हो ना शुरू पे पहले चैप्टर में, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो देखो एक टफ क्वेश्चन इस तरह पूछेगा तो यूरिया से तुम निकाल लो। चलो अब आओ जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक
थ्योरी है, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? बताओ जल्दी से, जेल्डॉल मेथड का न्यूमेरिकल इससे अब टफ नहीं आएगा। 2 तरह का क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा टिपिकल बनाएगा तो इस तरह बना देगा। सब लोग एक दफा लिख के बताओ, जेल्डॉल मेथड का न्यूमेरिकल सबको समझ में आया? H2SO4 जब एक्सेस में दिया हो तो हम क्या करेंगे, अब जब H2SO4 एक्सेस में ना दिया रहे तो क्या करें? चलिए अब आइए ध्यान दीजिए अच्छे से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नीचे नोट लिखना, देखो याद रखना, जेल्डॉल्स मेथड is not applicable to the compound containing nitrogen in नाइट्रो कंपाउंड। क्यों, उसका रीजन भी लिखाएंगे। नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों वो बताएंगे। दूसरा, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, जैसे इसमें पैराडीन ले लो, पैराडीन में नाइट्रोजन जो होता है वो रिंग के अंदर होता है, और सब हैं ETC। एंड एजो कंपाउंड, तुम 12th में एजो कंपाउंड पढ़े हो, जैसे C6H5 N डबल बॉन्ड N एजो बेंजीन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल्डॉल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो कंपाउंड। नंबर 1, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग। नंबर 2, नंबर 3, एजो कंपाउंड। क्यों, देखो गौर से सुनो, इसीलिए मैंने कहा, पहले सुनना अच्छे से, इसीलिए जब भी मैं किसी का भी फार्मूला ड्राइव किया हूं तो मैं स्टेप वाइज बताया। मकसद ये है कि ये तमाम कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है वो क्या करता है कि वो H2SO4 से अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाता। मकसद क्या है, अमोनियम सल्फेट का बनना। ये सब में जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाता है। रीजन भी पूछे तो कहेंगे बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अमोनियम सल्फेट। ये याद रखना, हमें मेन मकसद है अमोनियम सल्फेट का बनाना, और ये जब बनेगा तभी अमोनिया आएगा। तो जेल्डॉल्स मेथड इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बोलो आया सबको समझ में? ये डुमास मेथड हर प्रोसेस के लिए है, डुमास हर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए है। जेल्डॉल्स मेथड ये 3 तरह के कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये याद रखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, मान लिया क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, एक दफा से जल्दी जल्दी बताओ। क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अमोनियम सल्फेट। हाँ, तो ये सब लाइन बहुत इस साल भी आया क्वेश्चन। तुम देखोगे प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर क्वेश्चन आते ही हैं, और कंपटीशन में कोई ये नहीं होता है कौन इम्पोर्टेंट कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट, सब चैप्टर से आ सकता है। अब सुने अच्छे से, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई पूछे कि भाई क्वेश्चन दे, जेल्डॉल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, नॉट एप्लीकेबल। ए ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन, बी ऑप्शन पाइरोल, सी ऑप्शन पैरिडीन, डी ऑप्शन ऑल। फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो।
कि क्या आंसर दोगे, जल्दी जल्दी, एकदम डायरेक्ट सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये कहे कि हमसे नहीं बनेगा। तो जान लो सबका आंसर आया। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डी आंसर इज करेक्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन करो। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, पायरोल का जो फॉर्मूला होता है याद रखोगे। पायरोल ये होता है, रिंग के अंदर होता है, तो सारे लोग जानते हो। चलो इस साल जो क्वेश्चन आया था वो मैं करा देता हूँ। इस साल जो जी मेंस के एक शिफ्ट में आया था, 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट, जेल्डॉल्स, जल्दी जल्दी लिखो, जेल्डॉल्स मेथड cannot be used to estimate nitrogen for which of the following compound। ये पूछ सकता है आपसे। ए ऑप्शन C6H5NO2, बी ऑप्शन NH2CONH2, सी ऑप्शन CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, डी ऑप्शन C6H5। इसमें अगर आंसर कोई नहीं दोगे तो सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे। चलो जल्दी आंसर दो। वाह, बहुत अच्छे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ए ऑप्शन। चलो तो जेल्डॉल्स मेथड पर पीएचडी हो गई आपकी। चलिए अब आइए, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए। ये था अब तक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक। देखो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत गजबनाक क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान दो अच्छे से। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पार्ट था, मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब तक पढ़ा क्वांटिटेटिव, अब टॉपिक डालो सारे लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम ये पता करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है। ठीक है, तो गौर से समझें अच्छे से कि कैसे करेंगे। पहला पॉइंट गौर, आप इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पर। तो आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे लोग ध्यान दें, कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये सारे लोगों को मालूम। बट organic compound also contains नाइट्रोजन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, यही पढ़ा था कि ना हम लोगों ने अभी क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस पर, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कंटेन in addition to कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब इसका हम लोग करेंगे। पहले ये लाइन लिख लीजिए सारे लोग, उसके बाद जल्दी से पढ़ते हैं, जल्दी लिखिए।
ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो हम बताएंगे। एक बस थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, जल्दी जल्दी लिखिए, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी भी यही सबकी परसेंटेज निकालना सीखा, अब इसकी क्वालिटेटिव की उसमें है या नहीं, कौन सा एलिमेंट है। अब तक जो पढ़ा अगर है तो कितना है, तो जिसमें आपने केरियस मेथड, जेल्डॉल्फ मेथड और दुमाग पढ़ा, बाकी और निकाला लेकिन उसका नाम नहीं था। सल्फर सब लिख लिया सारे लोगों ने, जल्दी बताएं। यस, अब सुनिए, सबसे पहले अब क्या क्या याद रखना। पहली बात ए पार्ट गौर से सुनिए अच्छे से प्लीज। हाँ वरुण अच्छे से सुनिएगा। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये आपको जानना है। कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन कैसे करते हैं, तो चलिए लिखना शुरू कीजिए, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, लिखना शुरू कीजिए सारे लोग। The detection of carbon and hydrogen present in organic compound is done by heating the compound with cupric oxide। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में the detection of carbon and hydrogen present in organic compound is done by heating the compound with cupric oxide। पहली बात तो ये लाइन याद रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं। अब सुनिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पार्ट है, मैं थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, ध्यान देना है। जो आपने लिखा है ना उसको इस तरह दो पार्ट में करना है। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है सबको। देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यों लेंगे उसका रीजन है, वो मैं अभी बताऊंगा रिएक्शन जब लिखूंगा। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच, गौर से सुनिए, ड्यू टू विच कार्बन इज ऑक्सीडाइज, गौर से सुनिएगा, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, और ड्यू टू विच हाइड्रोजन, सारे लोग सुनिए, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। ठीक, जैसे आप डालेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड को, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो आसानी से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, समझा कि नहीं। इसलिए लैब में हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन कंबशन नहीं करा देना है, क्योंकि कंबशन में क्या होगा कि पूरी चीज कार्बन वाटर वेपर सब बनेगा। इसलिए कहा गया कि आप हीट कीजिए क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। क्यूप्रस ऑक्साइड वो जल्दी से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो देखिए क्या होगा, तो C+CuO हीट, तो 2Cu कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2Cu बना। तो कोई कहे तो यही याद रखिएगा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज सारे लोग ध्यान दें। उसके बाद क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर, तो आपको मालूम है लाइम वाटर टर्न मिल्की, CaCO3 बस प्लस क्या बनेगा, वाटर। यही कहना है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब मिल्की को यहाँ पर कहेंगे व्हाइट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब, गौर से सुनिए, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, और एक होता है प्रिसिपिटेशन, दोनों में फर्क है। टर्बिडिटी क्या होता है कि मान लिया ये सॉल्यूशन है, वो नीचे बैठता नहीं है, वो फ्लोट होता रहता है। अब प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है, वो नीचे बैठ जाता है।
तो अगर लाइन वाटर टर्म्स मिलके तो हम समझ जाएंगे कि उसमें कार्बन है। तो दिस इंडिकेट्स द और से सुनिए, दिस इंडिकेट्स द तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए आप कंपाउंड को CO से हीट करेंगे, कार्बन ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, आप उसको लाइन वाटर पास कराइए तो CaCO3 लाइन वाटर मिल्की, ये वाला आसान है। आगे जो इंपॉर्टेंट है लसाइनेट टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, विच इज डन बाय लीबिग्स मेथड। लीबिग्स मेथड ये बताएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, और ये मेथड बता रहा है कि कार्बन है या भी नहीं। अगर कार्बन है तभी आप परसेंटेज निकालें, तो ये बताया कार्बन की। तो ये सब पूछ सकता है आपको कि कार्बन की डिटेक्शन के लिए हम कंपाउंड को किसके साथ हीट करते हैं, तो आप कहिएगा क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। उसमें क्या होता है, तो लाइन वाटर टर्म्स मिल्की, व्हाइट टर्बिडिटी। क्लियर है? यहां तक लिख लिया? जल्दी लिखिए तो सच सच बताइए, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, कुछ तो बोलिए। ये सब पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ये तो आसान है। कार्बन हाइड्रोजन, वरुण, आस्था, उमामा, अरीशा, सबको समझ में आया ये? बोलिए, लिख लिया? चलिए अब आइए, हाइड्रोजन में क्या होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू वाटर हो गया। इसको क्या करेंगे, ये उसके सामने लिखिएगा। इसमें क्या करेंगे कि ये H है प्लस CuO है, हीट किया तो H2O बना और Cu बना। और से सुनिए अच्छे से, और इस H2O को हम पास कराएंगे CuSO4। याद रखिए, CuSO4 जब सॉलिड में रहता है ना तो कलरलेस होता है, याद रखिए। अब ये क्या करेगा, CuSO4.5H2O, अब ये ब्लू कलर हो गया। कॉपर का, कॉपर अगर कलर भी है Cu+2 कलर, वो एक्वस फॉर्म में है, तो वही कहेंगे कि अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न्स फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। ये ऑब्जर्वेशन होगा। अगर अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न्स फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोनों का साथ था। बोलिए, सबको समझ में आ गया? तो CuSO4 व्हाइट होता है सॉलिड फॉर्म में, अनहाइड्रस फॉर्म में व्हाइट होता है। ये जैसे ही वाटर गुजारेंगे, व्हाइट अगर ब्लू में आ जाए तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। बताइए, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, लसाइने टेस्ट या लसाइने टेस्ट, जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं बहुत ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लसाइने टेस्ट, अब ये क्या है? तो देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कार्बन हाइड्रोजन क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, और क्वांटिटेटिव के लिए लीबिग्स मेथड होता है। अब आइए लसाइने टेस्ट। तो लिखिए, दिस टेस्ट इज यूज्ड
दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन एंड सल्फर। चारों के लिए ये होता है। यानी मेथड अलग अलग होगा, लेकिन चारों के लिए रासायनिक टेस्ट आएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चारों के डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट आता है रासायनिक टेस्ट, मेथड अलग अलग होगा, टेस्ट का नाम रासायनिक टेस्ट होगा। बोलिए, आया सबको समझ में? तो पहला क्वेश्चन यही है, रासायनिक टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो बोलो जल्दी, क्लियर है? चलो अच्छी बात, लिख लिए सारे लोग? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो अच्छे से, पहले हम गौर से सुनो, इसमें करते क्या है, ध्यान देना अच्छे से, प्लीज एंड प्लीज ध्यान देना। उसके बाद सबका इंडिविजुअल किया जाएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर सल्फर, इस तरह। लगाने टेस्ट के लिए एक याद रखिएगा क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है। तो दो पॉइंट पहले लिखेंगे, फिर हम अलग अलग समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है, गौर से सुनिए। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले डायरेक्ट समझिए फिर लिखाएंगे। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, उसको सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं। फ्यूजन का मतलब हीट, सोडियम सॉलिड उसको हीट करते हैं। मकसद क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट है, सोडियम के साथ होगा तो आयनिक में बनेगा कि वो आयंस में ब्रेक करे। हमें रासायनिक टेस्ट में आयंस आना चाहिए। सल्फाइड है तो H2 माइनस आना चाहिए, क्लोराइड है तो ये आना चाहिए, ब्रोमाइड है तो ये कब आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कोवैलेंट होता है, और हमें तो आयन चाहिए। तो आयन के लिए क्या है, पहले हम कोवैलेंट को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फ्यूज करके हाई टेम्परेचर पर। तो जैसे हैलोजन होगा तो ये NaX बना लेगा, सल्फर होगा तो ये NO2S बना लेगा। समझ बात आ रही है कि नहीं? फास्फोरस होगा तो फॉस्फाइड बना लेगा, नाइट्रोजन होगा तो CN, क्योंकि नाइट्रोजन है तो कार्बन रहेगा साइनाइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन का डिटेक्शन साइनाइड के फॉर्म में होता है तो CN। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, तो मकसद यही है कि रासायनिक टेस्ट किसके लिए होता है, वो तो हो गया। अब उसके लिए पहले 2 पॉइंट तो लिखिएगा, द कंपाउंड का मतलब वही इज कन्वर्टेड, लिखना शुरू कीजिए, कन्वर्टेड फ्रॉम द कोवैलेंट कंपाउंड, फ्रॉम कोवैलेंट कंपाउंड इनटू द आयोनिक फॉर्म। कैसे? बाई फ्यूजन विथ सोडियम मेटल। गौर से सुनिएगा, पहला काम कि कोवैलेंट, क्योंकि वो आसानी से आयन में ब्रेक हो जाए। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो मान लीजिए ये, चलो तो बाद में लिखा देंगे, हाइड्रोजन है तो NH, वो तो बाद में आ जाएगा। तो पहले बताओ, ये लाइन सबको समझ में आया? आयनिक में कन्वर्ट करने का पर्पस सबको समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। पहला काम है कंपाउंड को, कोवैलेंट कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में, कैसे? बाय द फ्यूजन विद सोडियम मेटल। अब सुनो, आज था सबको आ रहा अच्छे से? तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर होगा। तुमको कहेगा रासायनिक टेस्ट में कौन सा मेटल का इस्तेमाल हुआ, वो 4 ऑप्शन दे देगा, याद रखना सोडियम। अब सोडियम ही क्यों लेते हैं, वो डिस्कशन का अनदर पार्ट है, वो हम एंड में बताएंगे। लेकिन हमें जो पहले चाहिए, वो पहले आप प्रैक्टिकल का प्रोसीजर समझ लीजिए। सोडियम ही क्यों लेंगे वो बात का लेक्चर है, वो हम बताएंगे, हम आपको लिखाएंगे। लेकिन पहले कोवैलेंट कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में, पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से कि आपको सोडियम मेटल, कौन सा मेटल इस्तेमाल होता था, आप कहेंगे सोडियम। चलिए, उसके बाद क्या होता है बेसिकली, ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
मैं पहले लिखाऊंगा, फिर इसको अच्छे से समझाऊंगा। एक नया टर्म्स आएगा तो ध्यान दीजिए। अब जैसे आयनिक कंपाउंड बना तो देखो, साइनाइड, सल्फाइड, हाइलाइड, ये तीन। फास्फोरस का अलग से, उसमें भी सोडियम से बनता है, लेकिन पहले ये तीन का पहले पड़ेगा। हाइलाइड और सोडियम जो बना, आयनिक कंपाउंड जो बना, सो फॉर्म्ड ऑन सोडियम फ्यूजन, जो सोडियम फ्यूजन के साथ बना, समझा, आर एक्सट्रैक्टेड, गौर से सुने, मैं मीनिंग समझा दूंगा, घबराइएगा नहीं। आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास, ये जो बना ना आयनिक कंपाउंड, बेसिकली इसको क्या करते हैं, बाई बॉइलिंग विथ डिस्टिल वाटर। उसका मकसद सुनो अच्छे से, डिस्टिल वाटर। अब इसको एक नया नाम कहते हैं, दिस इज नोन एज सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट, या इसका नाम दूसरा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, या तीसरा नाम लजाइने एक्सट्रैक्ट। अब तुम इसको लिखो, मैं समझाता, पहले तुम इसको लिखो। अब हमें यही काम देगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहला काम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना। आयनिक कंपाउंड को वाटर के साथ बॉयल करेंगे। एक मिनट सुनो, क्यों, देखो क्या करेंगे, देखो ये कंटेनर है, इधर सुनो प्लीज। आपको NaCl सॉलिड बना है ना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, आयंस कर देगा जब ये एक्वस फॉर्म में होगा। आपने नहीं पढ़ा, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। तो वही कहा गया कि ये जो कहा गया साइनाइड, हाइलाइड, पहले तो सोडियम फ्यूजन के सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, उस आयनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, फ्यूज्ड मास को बॉइल करेंगे वाटर के साथ, वाटर के साथ। अब सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आएगा, इसी को कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लजाइने टेस्ट के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या, यही NaX एक्वस, इसमें तीनों आ जाएगा, NaCl, NaBr, NaI। हाइड्रोजन का सोडियम एक्सट्रैक्ट कौन हुआ, NaCl, NaBr, NaI। सल्फर का सोडियम एक्सट्रैक्ट कौन हुआ, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या हुआ, NO2S। अगर नाइट्रोजन है तो उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट कौन हुआ, NaCl। तो मकसद पहले क्या है, आयनिक कंपाउंड बनाना। दूसरा क्या है, उसको डिस्टिल वाटर के साथ हीट करना कि वो सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आए, तभी आयंस देगा, तभी वो साइनाइड देगा, हाइलाइड देगा और सल्फाइड देगा। बताइए बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो पहला मकसद क्या है, मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम फ्यूजन के साथ हम, मकसद यही है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना विथ बॉइल करके। समझा कि नहीं, मकसद यही है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना। बताओ बताओ, आस्था, सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये अल्लाह, कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे भाई। आस्था सर, वरुण जी बताइए, आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए आप लोग। हाँ, तो ये मकसद सबको समझ में आ गया। चलिए एक दफा और, लजाइने टेस्ट क्या है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके लिए क्या करते हैं, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट से आयनिक बनता है। क्योंकि आयनिक सॉलिड होता है तो हम डिस्टिल वाटर के साथ बॉइल करते हैं, हम उसको एक्वस फॉर्म में लाते हैं। इसी को कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एंड लजाइने एक्सट्रैक्ट, तीनों नाम कुछ भी कह सकते हैं। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, तो पहला काम यही है लजाइने टेस्ट में सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना। चलिए अब बहुत आसान है, पहला लिखो,
टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। क्वेश्चन सब कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा प्लीज। तो देखो कैसे करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो इसमें पहला काम देखो, सोडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन, सोडियम साइनाइड, यही इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट हुआ, सोडियम एक्सट्रैक्ट हुआ यही इसका, या लजाइने एक्सट्रैक्ट हो गया। तो दोबारा बोलो, नाइट्रोजन की टेस्ट के लिए हमें सोडियम साइनाइड चाहिए, साइनाइड आयन चाहिए, सोडियम एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो यही सोडियम कार्बन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाया, आयनिक कंपाउंड को हम वाटर के साथ फ्यूज करके सोडियम एक्सट्रैक्ट बना दिया। अब ध्यान दो अच्छे से, बेसिकली मैं पहले टेबल के फॉर्म, ये जो NaCN बना, अब इसको हम हीट करते हैं। पहले सुनो, बहुत आसान है, हीट करते हैं किसके साथ, FeSO4 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो ये क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये बनता है सोडियम फेरोसाइनाइड FeCN6। कैसे बनता है वो भी बताएंगे, पहले शॉर्ट फॉर्म। चलो यहां तक लिखिए तो जल्दी से, फिर रिएक्शन कैसे हुआ वो भी समझाएंगे, कैसे रिएक्शन हुआ वो भी समझाएंगे। पहले यहां तक लिखिए प्लीज, जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, यहाँ पर NO4 कर दीजिएगा क्योंकि आयरन +2 है, यहाँ पर +2 होगा, NO4। क्या रिएक्शन होगा मैं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ तक बता देता हूँ, यहाँ तक रिएक्शन कैसे हुआ होगा। तो देखो, सोडियम एक्सट्रैक्ट में कोई हीट करेंगे FeSO4 H2SO4 के साथ, तो ये बनेगा। तो मैं रिएक्शन बता देता हूँ, NaCN लो और आपके पास FeSO4 लो, 6NaCN लो, तो ये बनेगा आपके पास Na4FeCN6। ध्यान दो, प्लस NO2SO4 प्लस NO2SO4 प्लस NO2SO4। देखो बैलेंस है पूरा, तो ये बना। तो इसी तरह ये बना। बताओ यहां तक लिखे कि नहीं, NaCN को FeSO4। अब देखो अच्छे से बोलो, लिख लिए? अरे सच सच बोलो ना, लिख लिए? ओ माय गॉड, लिखे कि नहीं? हाँ, तो ये अब सुनो, ध्यान देना अच्छे से, गौर से सुनो। सिंस, देखो मैं पूरा डिटेल में लिखा रहा हूं, सिंस H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पढ़े हो, बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं होता है लेकिन होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेस, गौर से सुनना, इट ऑक्सीडाइजेस सम पूरे को नहीं, सम Fe+2 to Fe+2। तो ये जो Fe+2 जो है ना, वो कुछ पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो क्या होता है, तो यही होता क्या है, तो याद रखिएगा कि यही जो बनाना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, FeCN6 FeCN6 4 माइनस Fe+3 के साथ मिलकर जानते हो क्या बनाता है, याद रखना इसका आयुर्वेद नाम, Fe4 FeCN6 3। इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दो और इसको 4 से। इसका जो कलर होता है पर्शियन ब्लू, तो ये पर्शियन ब्लू इंडिकेट किया कि उसमें नाइट्रोजन है, साइनाइड आयन है। दोबारा सोडियम एक्सट्रैक्ट को FeSO4 H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो पहले NO4 FeCN6 बनेगा, उसमें से +2, कुछ +2 +3 में, अब यही +3 इसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसका नाम है, हम आयुपेक नाम भी सिखाएंगे, लेकिन याद रखो इसको कहते हैं फेरस साइनाइड। कौन सा कलर हुआ, पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू। तो याद रखो, द पर्शियन ब्लू इंडिकेट्स द, पर्शियन ब्लू का मतलब होता है एकदम ब्लू, जो ब्लू कलर होता है, डार्क ब्लू। पर्शियन ब्लू मैं लिख देता हूं, डार्क ब्लू, डार्क एकदम जो असल ब्लू होता है, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछाएगा। नंबर 1, ब्लू कलर किसकी वजह से आया, तो कहना फेरिक
फेरस साइनाइड, फॉर्मूला को देख लो, इसका IUPAC नाम भी हम बताएंगे, फेरिक फेरस साइनाइड। बोलो यहां तक सबको आया समझ में, जल्दी बोलो। तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे होता है ये आपको बताया गया। बोलिए क्लियर है यहां तक? तो पर्शियन ब्लू, जल्दी बोलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलिए। तो पर्शियन ब्लू कलर इंडिकेट किया, पर्शियन ब्लू कलर इंडिकेट किया कि नाइट्रोजन है प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोडियम एक्सट्रैक्ट को FeSO4 H2SO4 के साथ हीट किया तो उसमें क्या बना, बोलो समझ में आ गया? लिख लिया सारे लोगों ने? जल्दी बताएं, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा नो, जल्दी लिखिए। समझ में आया? सोडियम एक्सट्रैक्ट को FeSO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो पहले NO4 FeCN6 बनेगा। क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो कुछ Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो FeCN6 है वो क्या करेगा, Fe+3 से कंबाइन कर कर वो फेरिक फेरस साइनाइड बनाएगा, Fe4 FeCN6। ये फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, पर्शियन ब्लू। द पर्शियन ब्लू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख लिया? जल्दी बोलिए। समझ में आया? जल्दी बोलिए, जल्दी। सबको समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? जल्दी बोलिए, सबको समझ में आया? हाँ, अब इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार मैं करवा दूंगा। तो लजाइने टेस्ट किसके लिए होता है, उसमें नाइट्रोजन के लिए साइनाइड आयन आना चाहिए, साइनाइड आयन। सोडियम एक्सट्रैक्ट में साइनाइड आयन आना चाहिए। पर्शियन ब्लू किसकी वजह से हुआ, तो फेरिक फेरस साइनाइड की वजह से हुआ। समझ रहे हैं? चलिए आज इतना ही। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू।